हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम आज पढ़ने वाले साहित्य हैं और काफ़ी समय से हम लगातार साहित्य को पढ़ रहे हैं और मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की काफ़ी वीडियो डाली हैं। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है वो भी देख लेना। लेकिन सबसे पहले आपकी ये असमंजस की स्थिति मैं दूर कर देती हूँ। जो भी बच्चा हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल की मैंने एक वीडियो डाल दी है, जिस बच्चे ने वो नहीं देखी वो भी देख लेना। और ये आपके केंद्र के एग्ज़ाम DSSB, KVS, NVS और राज्य के एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हरियाणा TGT, PGT, या कहने का प्राय अगर हिंदी विषय से जो अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर देना। देखिए बच्चों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, बार बार पूछे और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और आप काफ़ी सारा जो नंबर बटोरने वाले हो इन वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी। और ये मेरा ये दावा कि आपको कम से कम ये आधुनिक काल का जो मेरा अनुमान है, सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न बनेंगे आधुनिक काल से बनने वाले हैं, क्योंकि आते भी आधुनिक काल सबसे ज़्यादा प्रश्न है। और मैं बात करती हूँ कि यहाँ जो ये मैंने सिलेक्टेड प्रश्न उठाए हैं जो प्रीवियस जो गत वर्षों के परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। तो अब आप खुद से दिन का मूल्यांकन करेंगे कितने महत्वपूर्ण है देखना। कल 40% मैंने करवा दिए थे। बैताल 25 के रचनाकार कौन है? श्रुति मिश्र हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर है। और संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? देखो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के, आप ध्यान रखेंगे अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल BC की है। रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। वैसे आदिकाल नामकरण भी आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी साहित्य की भूमिका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इनकी महत्वपूर्ण मैंने बताई आपको रचनाएं। झरना के रचयिता कौन है? तो झरना के रहेंगे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की झरना का प्रकाशन ये 1918 में हुआ था। और भारत भारती के जो रहेंगे मैथिली शरण गुप्त। देखो बच्चों, ये पूछा गया है कि किस रचना को मैथिली शरण गुप्त में को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? तो भारत भारतीय रचना पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। और राष्ट्रकवि की उपाधि इन्होंने किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी जी ने दी थी राष्ट्रकवि की उपाधि ने। और भारत भारती की रचना की मैं बात करती हूँ। 1912 में भारत भारती की रचना हुई थी। और 1936 में इन्होंने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी दी। ये भी आप याद रखोगे। इसके साथ ही बच्चों, मैथिली शरण गुप्त शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये मैथिली शरण गुप्त ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी कहा जाता है। और किसने कहा है? तो ये राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। और जो सांस्कृत्यायन के अलावा इसे सभी जो है सर्वमान्य रूप से भी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना गया है, लेकिन सबसे पहले राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे कहा था। तो ये भी याद रखने योग्य बातें हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है प्रेम सागर के रचनाकार। और देखो बच्चों,
मैं जो मेरे पुराने वाले बच्चे हैं वो भली भांति से जानते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए तो मैं बता दूं कि जब भी मैं पेपर करवाती हूँ, जब भी मैं प्रश्न करवाती हूँ, तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और खुद अपने आप का मूल्यांकन कर किया करो कि जैसे मैंने नंबर डाल रखे हैं ऐसे ही आप डालें कि कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। इसके साथ ही में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो उन प्रश्नों को मैं ओरल से यानी अपने मौखिक रूप से बोलकर बताती हूँ। तो इनके साथ साथ आप वीडियो को शुरू से और अंत तक ध्यानपूर्वक सुना करो, क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और बार बार आते रहते हैं, तो वो प्रश्न मैं बोलकर बताती हूँ ताकि वो उन प्रश्नों को आप गलत ना करें। पंच परवेशन कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परवेशन कहानी के लेखक रहेंगे प्रेमचंद। कौन रहेंगे? प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद की बेहद महत्वपूर्ण रचना है और काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। तो प्रेमचंद की जैसे पैसे पंच और पैसे प्रेमचंद, ऐसे भी जो ऐसे तो काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको याद ही होगी, लेकिन जो बच्चा शुरू में तैयारी करने लगा है या पहली बार पेपर देने जा रहा है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए बच्चों, तोड़ती पत्थर कविता है बड़ी जो एक मतलब कि नारी की जो समस्या है या फिर जो है एक अमीर और गरीबी के जो भेदभाव को दिखाया गया उसमें, यानी वे एक प्रकृतिवादी रचना है। प्रकृतिवादी में क्या होता है कि जो है जो रचनाकार समानता चाहता है, गरीबी अमीरी के बीच में जो खाई खुदी हुई ना उसमें समानता चाहता है। तो तोड़ती पत्थर बड़ी संघर्ष में ही जो है कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और निराला का जीवन भी काफ़ी संघर्ष में रहा है। उन्होंने काफ़ी अभाव और गरीबी का सामना किया है। उनका विश्व का सबसे बड़ा शोक इनकी रचना को माना गया है। विश्व का सबसे बड़ा शोक वो है इनकी सरोज स्मृति, जो इन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उनकी याद में लिखा था, सरोज स्मृति, और इनकी बेटी का नाम था सरोज। ये ऐसा आप सभी जानते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा शोक है सरोज स्मृति। हार की जीत किसकी कहानी है? हार की जीत सुदर्शन की है। और रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी देखो बच्चों, रानी केतकी की हिंदी की प्रथम कहानी भी माना गया है। हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी, और ये किसकी है? इंशाअल्लाह खां की है। और शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है। तो देखिए बच्चों, ये बाल मुकुंद गुप्त है, ये हरियाणा के कवि रहे हैं। हरियाणा वैसे तो ज़्यादातर कवि हैं जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, और ये है अपने पश्चिम बंगाल के हैं, और बिहार यूपी मध्य प्रदेश के हैं। हरियाणा के जो लेखक बहुत ही, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में लेखक नहीं है, लेकिन बहुत अगर बाकी जो राज्य की तुलना में देखा गया तो बाल मुकुंद गुप्त की तरह और इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे जो लिखे हैं ये इनका बेहद महत्वपूर्ण वो है ग्रंथ, ये रचना रही है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव दास है। देखो केशव दास के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, रसिक प्रिया इनकी नायिका भेद रचना है, नायिका भेद रचना है। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। कठिन काव्य का प्रेत, बार बार में इसको बच्चों नोट कर लेना और याद कर लेना। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। अब देखो कैसे कठिन और कैसे केशवदास, और ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है भाई ये कठिन काव्य के प्रेत है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, एक असमंजस की स्थिति आपकी यहाँ भी बनती है। एक आता है कठिन गद्य का प्रेत। कठिन गद्य का प्रेत में बात करती हूँ तो एक कठिन गद्य का प्रेत है अज्ञे। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे है और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कूटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। देखिए बच्चों, रचयिता भी कई बार अशुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, रचयिता ऐसे ऐसे देगा वो एग्जामिनर, आप इसको तुरंत ठीक करोगे। तो च के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, ये के ऊपर मात्रा आएगी और छोटे ई की मात्रा आएगी, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। और ये बच्चों ये विरह गीत है। क्या है? ये विरह काव्य है, विरह गीत है। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का चितेरा कवि कहा गया है।
प्रकृति का चितेरा कवि कहा गया सुमित्रा नंदन पंत को। देखिए बच्चों, मैंने एक वीडियो बनाई है, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। आप 1 महीने में अभी क्या क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर अवश्य देख लेना। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। आपको पता चल जाएगी कि एग्जाम के अंतिम समय में आप कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें और वो रणनीति बने। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको एक नई दिशा मिल जाएगी। आपको ये दिशा मिल जाएगी आपको अभी अंतिम समय में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो वह वीडियो जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली वो डाल रखी है और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा उन वीडियो से। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग के पंक्तियां के रचयिता है तो ये रहीम है। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, तो कहने का अभिप्राय ये बच्चों, जैसे कि चंदन, ये चंदन का जो पेड़ होता है उसमें बड़ी खुशबू आती है, आपने ऐसा सुना होगा और किसी ने देखा भी हो शायद। लेकिन उसमें क्या है कि जो बड़े जहरीले नाग जैसे सर्प है वो लिपटे रहते हैं। तो क्या ये इसके माध्यम से, लेकिन फिर भी चंदन इसको ग्रहण नहीं करता है, वो खुशबू ही फैलाता रहता है। उसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जैसे सज्जन पुरुष होता है वो कितने दुर्जनों के बीच रहे, वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो सज्जनता जो सज्जन पुरुष है वो अपनी सज्जनता बरकरार रखें, लोगों से जो दुर्जन लोग हैं उनसे प्रभावित न हों। हम ये हलाल मद भरे सेत स्या रत्ना रजियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत। एक बार पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये रसलीन है। देखो बच्चों, ये बार बार परीक्षा में आई है, बार बार इसको आप नहीं छोड़ना, बड़े ध्यान से और अभी से याद कर लेना। और इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी। देखो बच्चों, अमीय का मतलब होता है अमृत, और अमृत में क्या माना गया है? रस होता है, ठीक है। तो इसमें इसके रचनाकार भी कौन होंगे? रसलीन। अमीय का मतलब होता है अमृत, और अमृत को रस, अमृत में रस होता है, ये इसलिए इसके रचनाकार रहेंगे रसलीन। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर के अभिमानी। तो ये भी पंक्तियां बार बार में आई हैं। ये रहेंगे तुलसीदास। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अभिमानी। देखिए बच्चों, व्याख्याता में पूछा गया, ये हर एक प्रश्न, मतलब कि मैं ये जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये हर एक प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, बहुत बार। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं ले आई हूँ आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे परीक्षाएं जो गत वर्षों में हुई हैं उनके प्रश्न उठाए, और ये भी बड़े ही महत्वपूर्ण हर एक प्रश्न आया हुआ है। देखेंगे अभी कुछ है ना बच्चे ये सोचेंगे मैडम ये तो रेलवे में आया। भाई रेलवे का भी एक स्पेशल टीचिंग का एग्जाम होता है, उनकी भी भर्ती निकली अध्यापकों की। कहीं जिसने अप्लाई नहीं किया वो शायद उनको पता नहीं होता, रेलवे की अपनी एक अलग वैकेंसी आती है अध्यापकों की। तो रेलवे के अध्यापकों में पूछा गया है, तो आप उसने उनको ये छोड़े नहीं कि रेलवे में आया हुआ जो रेलवे का भी हरियाणा में आ सकता है, हरियाणा का रेलवे में जा सकता है। तो लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपनी जगह महत्वपूर्ण ही रहता है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित शर्म सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पंक्ति किसकी? ये तुलसीदास की है। रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, रक्त है या नशों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। तो इनके जो है आप अपने अनुमान से इसका उत्तर लगाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे अपने अनुमान से। तो देखना बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी वो रहे हैं भारतीय आत्मा, और उन्होंने बड़ी राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उन्होंने जोश से और वीरता से भरी और देशभक्ति से भरी कविताएं लिखी है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी थे, वो अपने देशभक्ति में कूट कूट भरी हुई थी। मतलब ये कि सभी में देशभक्ति कहीं ना कहीं होती है, लेकिन कुछ जो कवि होते हैं जिनको व्यक्त करना आता है वो अपनी वाणी से, अपनी कलम से व्यक्त कर देता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी। और बच्चों यहाँ मैं एक प्रश्न और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और एक प्रश्न के माध्यम से आपके 2-3 प्रश्न
बनने वाले हैं। यहाँ आप गलती कर सकते हो, और मुझे जहाँ तक लगता है ना, आप यहाँ गलती करते हो तो वो मैं प्रश्न अगर नहीं भी मैं लाती हूँ तो मैं बोल कर बताती हूँ, और जो मुझे लग रहा है आपको वो सामने दिखाई नहीं दे रहे, उससे कहीं महत्वपूर्ण मैं जो प्रश्न बोल कर बताती हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको अंतर बताती हूँ। अगर आपको आ जाए एक भारतीय आत्मा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक भारतीय आत्मा, तो ये आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या रहेगा? माखन, एक भारतीय आत्मा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक राष्ट्रीय आत्मा, तो राष्ट्रीय आत्मा बच्चों आएगी राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री। अब इसको कैसे याद करोगे? गलती नहीं करनी है। रे से राष्ट्रीय और रे से राजा राम शास्त्री। रे से राष्ट्रीय और रे से राजा राम शास्त्री रहेगा। राष्ट्रीय आत्मा कहेंगे आप राजा राम शास्त्री को, और एक भारतीय आत्मा कहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप अंतर समझ पाए होंगे। दिवसा अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। देखिए बच्चों, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हो गई, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें अलंकार भी पूछ लिया जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे बच्चों को एक पंथ मैं 2-3 काज करवाऊँ, एक पंथ 2 काज नहीं बल्कि 3-4 काज करवाऊँ, क्योंकि एक प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न आते हैं मैं सारे करवाने की कोशिश करती हूँ, कहीं मेरे बच्चे यहाँ गलती ना कर दे, तो मैं पहले से अलर्ट रहती हूँ। तो देखिए बच्चों, इसमें दिवसावसान के समय में अलंकार पूछ लिया जाए, और बहुत पूछा जा सकता है क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें मानवीय माफ कीजिए भाई, मेरी थोड़ी सी मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार वो होता है बेटा, जैसे प्रकृति की जो चीजें होती हैं मानव का जो आभास कराती है। जो प्रकृति की जो चीजें हैं उनको हम कहीं स्त्री के माध्यम से, कहीं मानव के माध्यम से, यानी प्रकृति की चीजों को हम अपने मानवता से जोड़ दें तो वो हम मानवीकरण अलंकार होता है। प्रकृति की जो भगवान से बनाई हुई, जैसे चांद की से हम उपमा दे देते हैं, सूर्य से, धरती से, या किसी बेल से, फूल से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो इसके रहेंगे कबीर। देखिए बच्चों, ये हमारी जो निजी जिंदगी में, व्यक्तिगत में, कई बार आपने हमारे जो है घरेलू रूप में भी सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कई बार ये पंक्तियां है किसकी। तो आज के बाद अब उनको भी आप याद रखेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये कबीर की है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में नाम लिया जाता है, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि रूप में नाम लिया जाता है सूरदास का। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मैं आपको 3 प्रश्न बताने वाली हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए अष्टछाप के वरिष्ठ कवि, तो बेटा वरिष्ठ का मतलब होता है अष्टछाप के सबसे बड़े कवि, यानी उम्र में सबसे वरिष्ठ थे, जो कुम्भनदास थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए अष्टछाप के कनिष्ठ कवि, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, जो उम्र में छोटा है, तो कनिष्ठ कवि रहेंगे नंददास। क्या रहेंगे? नंददास। तो आप वरिष्ठ कवि रहेंगे कुम्भनदास और कनिष्ठ कवि रहेंगे नंददास। तो ये अंतर आप जान पाए होंगे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा है अवधी, और ये तुलसीदास की रचना है, और इसमें कितने 7 कांड हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। भूषण किस रस के कवि थे? देखिए बच्चों, भूषण किस रस के कवि थे? तो भूषण थे वीर रस के कवि। भूषण ने भी बड़ी वीरता प्रधान जो है रचनाएं लिखी है, तो ये वीर रस के कवि थे। और 1 मिनट, इस श्रृंगार शुद्ध ऐसे आएगा भाई, श्रृंगार को भी ध्यान रखेंगे। हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? तो शंभू को माना गया है हिंदी का आदि कवि। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपभ्रंश के पहले कवि, तो वो भी शंभू रहेंगे। अपभ्रंश के पहले कवि भी शंभू रहेंगे, और हिंदी के पहले कवि आएंगे तो सरैपा रहेंगे। ठीक है,
रामचरितमानस में कितने कांड है ये मैं बता चुकी हूँ आपको, 7 कांड है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, ये पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन है, तो ये बाल कांड आपका सबसे बड़ा कांड रहेगा, बाल कांड। और जो सबसे छोटा कांड आपसे पूछ लिया था तो किस किस्म का कांड सबसे छोटा कांड रहेगा। और सारे कांड अयोध्या में रचे गए थे, लेकिन एक किस किस्म का कांड ऐसा था जो काशी में रचा गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई बच्चों व्यंग्य लेखक है। हरिशंकर परसाई क्या है? व्यंग्य लेखक है। और इन्होंने बहुत सारी व्यंग्य प्रधान जो है रचनाएं की हैं। आगे चलते हैं भाई। आपका बंटी की प्रधान समस्या क्या है? देखिए बच्चों, आपका बंटी की प्रधान समस्या है तो तलाक से जुड़ी समस्या है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। देखिए बच्चों, आपका बंटी की प्रधान समस्या है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। इसमें क्या है कि आपका बंटी लिखी है मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की रचना है। इसमें आपका बंटी में दिखाया गया है कि जैसे माता पिता का तलाक हो जाता है तो उसकी कितनी बुरी जो मानसिक रूप से बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो दोनों माता और पिता को समान रूप से चाहता है। लेकिन इसमें जो माता पिता ऐसा फैसला ले लेते हैं तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा समस्या बालक को उठानी पड़ती है। हिंदी की पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो हिंदी की पत्रिका कादम्बिनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी हैं। कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। देखिए बच्चों, राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र अवस्थी, इनका अंतर आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक है राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। निराला को कैसा कवि माना गया है? क्रांतिकारी कवि माना गया है। भाई निराला को कैसा कवि माना गया है? क्रांतिकारी कवि माना है। क्रांतिकारी मतलब कि उन्होंने जो समाज में जुड़ी जो समस्याएं थी उन्होंने क्रांति के माध्यम से, कहने के बगावत कर देना। और उन्होंने कहा है कि जब तक समाज में क्रांति नहीं आएगी तो अमीरी गरीबी और ये जो है ना इसकी खाई खुद ही रहेगी। जैसे जमींदार और जो कृषक वगैरह नहीं, छोटे जो किसान हैं उनके प्रति, तो कहने का कि अपने जो शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध आवाज़ उठाओ। तो निराला ने बड़ी जोश भरी कविताएं लिखी है, जैसे कुकुरमुत्ता उनकी रचना है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र का रचित है? तो परख जो रहेगा वो जैनेन्द्र का है। सेवा सदन आप सभी जानते हैं, इसका है सेवा सदन प्रेमचंद का है। पुनर्वाह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और परख है ये जैनेन्द्र का है। हिंदी गद्य का जन्मदाता है, तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और आप सभी जानते हैं कि इनके नाम पर पूरे युग का नाम पड़ा था जो है भारतेंदु काल। क्या? भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो इनके युग, ये सिर्फ बच्चों मात्र 35 वर्ष जिए थे और 35 वर्षों में इन्होंने इतना हिंदी साहित्य में मतलब इतनी पत्र पत्रिका इतना शोर मचाया कि ये इतने महान पूरे युग का नाम इनके नाम पर पड़ गया है। तो देखना मात्र 35 वर्ष, अगर ये आगे और जी जाते तो पता नहीं क्या करते। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। देखिए बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी काल को स्वर्ण काल किसने कहा? भक्ति काल को। हिंदी काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। क्योंकि देखिए बच्चों, वैसे भी अगर एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि जो सबसे कम विवादास्पद कौन सा काल रहा है, तो भक्ति काल रहा है। जैसे आदिकाल के दुनिया भर के नाम हैं और सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है तो आदिकाल। आदिकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद है, सबसे कम विवादास्पद है तो भक्ति काल है। और हिंदी काल का स्वर्ण काल भी भक्ति काल को कहा जाता है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? देखो बच्चों, गुरु शिष्य को भी आप याद करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गुरु शिष्य की वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद का है, बार बार पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद का। इसमें सरग पूछ लिए जाते हैं, कितने सरग है? इसमें 15 सरग है। कितने सरग है? 15 सरग हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। किसने किया है? बिहारी ने किया है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या उजागर करने में महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने में विकल्प को चुनिए। भैया विकल्प चुनना है तो राजनीतिक समस्या है। और महाभोज किसकी है? मन्नू भंडारी की। किसकी है? मन्नू भंडारी की है महाभोज। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको फिर याद आएंगी ये प्रश्न की मैडम ने ये प्रश्न कहे, तो सेम यही बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इन सभी प्रश्नों को करोगे तो। वापसी किस विधा की रचना है? वापसी कहानी विधा की रचना है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर यथार्थवादी। यथार्थवादी वो होती है जो हमारी जो समाज में वर्तमान में जो समस्याएं जो समस्याओं से समाज जूझ रहा है तो वो सच्चाई से दिखाया जाए। काल्पनिक होती है जैसे कवि की अपनी कल्पना होती है, और यथार्थ जो सच्चाई दिखाई जाए जिन कविताओं में जिन कहानियों में। फणीश्वरनाथ रेणु सही प्रदेश का नाम चुनिए। फणीश्वरनाथ किस प्रदेश के थे? तो देखो बच्चों ये बिहार के थे फणीश्वरनाथ रेणु, और इनकी रचना आती है एक मैला आंचल। मैला आंचल इनका बड़ा ही फेमस है, ये पूछ लिया जाता है। ये आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक। और आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? जो क्षेत्र विशेष के को माध्यम बनाकर रचा जाए। मैला आंचल उपन्यास है, और कैसा उपन्यास है? आंचलिक है। किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का है, और ये किसके थे? बिहार के। विद्यापति की पदावली की भाषा कैसी थी? मैथिली थी विद्यापति की पदावली, बहुत बार पूछा गया है। पांडे बेचन उग्र किसे कहा गया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र को कहा गया है। बिहारी किस के राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी किस राजा के थे भाई? आप बताना। ये ऑप्शन नंबर सी रहेंगे। बिहारी जो है जयसिंह के राजा के। शेष कादंबरी किसकी है? तो अलगा सरावगी की। किसकी है? अलगा। राग दरबारी किसकी उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का है। राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। पुस की रात की कहानी की प्रेमचंद है। पुस की रात की कहानी है प्रेमचंद है इसके रचनाकार। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी के रहेंगे जयशंकर प्रसाद। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता रचनाकार के होंगे बालकृष्ण भट्ट। आत्मनिर्भरता किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र रहेंगे। अनाम दास का पोथा किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी? अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अनाम दास का पोथा क्या है? उपन्यास है। इनको भी आप याद रखो कि कभी ये कहानी है, ये उपन्यास है, नाटक है, ये बहुत से पूछ लिए जाते हैं। तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है उपन्यास। देखिए बच्चा, जो बच्चा पीजीटी की तैयारी कर रहा है, हरियाणा पीजीटी की, तो ये ना सोचे कि वो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं सोचना है। हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदल सकता है, क्योंकि बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है। तो आप अपनी तैयारी रखें। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी दोनों के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ उनकी टीजीटी के साथ साथ उनकी पीजीटी की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो ये ना सोचे जो पहले है, क्योंकि पहला पेपर तो आपने पास अगर हो भी गा सब्जेक्टिव पेपर तो पहला तो करना होगा ना। तो इसमें चिंतित ना रहें कैसा पेपर होगा, ऐसे अपना समय खराब ना करें, अपने प्रॉपर रूप में तैयारी करते रहें। अगर सब्जेक्टिव होगा तो पहला पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो तो क्वालिफाई करो, बाद में देखी जाएगी। तो कई बच्चे क्या है कि मैम सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा ऐसे सोच कर कमेंट करते रहते हैं, अपना समय बहुत ख़राब करते रहते हैं। तो बच्चों समय खराब ना करें, अपनी लगन और मेहनत से लगे रहें और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसे आप लगे रहोगे तो।
भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता के रचयिता रहेंगे निराला। क्या रहेंगे? निराला। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो भ्रमर गीत के रचयिता रहेंगे सूरदास। देखो बच्चों, एक आती है भंवर गीत। तो भंवर गीत, इसमें बच्चे बड़े गलती करते हैं कि उनको पता नहीं, अंतर का पता नहीं चलता। भ्रमर गीत है सूरदास का और भंवर गीत है नंददास का। भ्रमर गीत सूरदास का और भंवर गीत है नंददास का। तो इनका अंतर आप जान पाए होंगे। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी के प्रेमचंद है। और ईदगाह कहानी आपको याद भी होगी, पढ़ी भी होगी अपने टीजीटी कोर्स में, हमारे एनसीईआरटी में दी गई है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर कविता लिखी है। बड़ी राष्ट्रभक्ति से संबंधित सुभद्रा कुमारी चौहान कविता लिखती थी। देखिए बच्चों, आप जब बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, मेरा मन और करता है कि मैं और प्रश्न बच्चों के लिए लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम बड़े ही लगन और मेहनत से लगे हुए हैं और अब की बार हमारा सिलेक्शन श्योर होगा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास है। साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास है। देखिए बच्चों, साखी एक मिनट में आपका लेना चाहूँगी। कबीरदास में क्या है? साखी, शब्द और रेमनी। साखी, शब्द, रेमनी, ये इनकी रचनाओं के 3 भाग हैं। कई बार पूछा जाए कबीरदास की रचनाओं के कौन कितने भाग हैं? तो 3 है, साखी, शब्द और रेमनी। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये रचयिता का ना कबीरदास। कहा जाता है कि कबीरदास थे वो निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, वो अनपढ़ थे, लेकिन वो जहाँ भी जाते थे अपनी वाणी के द्वारा मौखिक रूप से उपदेश देते थे। तो उनके शिष्य उनके साथ जाते थे और उनके जो प्रचार प्रसार करते थे अपने धर्म का और पाखंडों का विरोध करते थे। तो इसलिए उनके शिष्य उनकी वाणियों को लिख देते थे और उनका साखी, शब्द, रेमनी ऐसे उनकी रचनाएं बन गई। और इनकी एकमात्र रचना बोली जाती है बीजक। ये बीजक एकमात्र रचना है इनकी, बीजक एकमात्र। लेकिन बीजक के ही 3 भाग है, साखी, शब्द और रेमनी। बीजक एकमात्र इनकी रचना है और बीजक से ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए हैं। और ये पूछ लिया जाता है ये सगुण काव्य धारा के या निर्गुण काव्य धारा के? तो ये निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। ये निर्गुण मतलब इन्होंने कहा है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ये माटी के कण कण में विद्यमान है। तो बच्चों, यहाँ हमारे 100% मैंने 100 से ज़्यादा और भी बोलकर बताए हैं। आपके एक ऑप्शन में से मैंने 4-5 जो है क्लियर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और आधुनिक काल से मैं और भी बहुत सारी जो प्रश्न लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आधुनिक काल से आपके ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।